हेलो टेन टॉपर्स, वेलकम टू टेन टॉपर्स। आज हम देखने वाले भैया पॉलिनोमियल्स के दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। पहला हम देखेंगे भैया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ये ग्राफ में जीरोस किस तरीके से दिखाई देते हैं, क्या इन दोनों का रिलेशन क्या है, और फिर हम देखने वाले हैं कि भैया जीरोस निकाले कैसे जाते हैं। दोस्तों हमें पढ़नी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है वैसे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें डाउट होता है, समझ में नहीं आता ये कैसे स्प्लिटिंग हो रही है मिडिल टर्म की। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको जीरोस निकालना आ जाएगा, आपको ग्राफ पे जीरो देखना आ जाएगा। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने दोस्तों। मेरा नाम है विक्रांत किरार और ये चल रहा है हमारा प्यारा सा बैच 10th टॉपर्स। ऑलराइट गाइस, आओ क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो यार, साथ में सुंदर सुंदर नोट्स आपको बनाते चलना है ना, तभी लास्ट मिनट में रिवीजन आसानी से होगा। क्वेश्चंस जितने मैं कह रहा हूँ साथ में प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज करना है, जब भी टाइमर आएगा पॉज करके वीडियो को सॉल्व करना ही करना है। साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो, कॉन्सेप्ट्स एकदम चकाचक रहेंगे। चलो आ जाओ, अब देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं लास्ट क्लास में अपन ने अभी तक जो देखा था, अपन ने क्या देखा था भैया, कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसको हम लिखते हैं कैसे, पी एक्स से डिनोट कर देते हैं भैया। पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखता जाऊँ, जैसे मैंने पी एक्स की वैल्यू रखी हुई है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से एक पॉलिनोमियल रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो x तो वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ उसकी, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ यार, ये मेरे पास p ऑफ 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2। जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 रख दिया है। इस तरीके से अपन वैल्यूज निकालते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है भैया, मेरे पास आ जाती है 3। अगर बाई चांस ये वाली वैल्यू 0 आ जाती, मान लो कोई तो x की ऐसी वैल्यू होगी जब ये 0 आ सकता है, आई डोंट नो है ना, इस केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बस शायद आ जाए। अगर x की ऐसी कोई वैल्यू है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम बोल देते हैं ओहो ये x स्पेशल है। उस x को हम बोल देते हैं कि भाई इस पॉलिनोमियल का रूट है या इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आज हमको ये रूट्स निकालना सीखना है, हमको ये भी सीखना है कि भैया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें अपन करने वाले, अपना रिविजन हो गया। अब दोस्तों आ जाओ मेरे साथ, एक CBSE का अपन PYQ कर लेते हैं ना, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर हमारे पास पावर 2 होती है ना, मतलब डिग्री 2 होती है। हाईएस्ट पावर हमारे पास जो वेरिएबल है वो 2 आ जाती है, ठीक है। अगर 2 एंड -3 इसके जीरोस हैं, तो यहाँ पर a और b की कुछ वैल्यूज हमें निकालनी है। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो कॉपी में ये क्वेश्चन लिख लो। कॉपी में क्वेश्चन लिखा होना जरूरी है, ऑप्शन भले ही मत लिखना, अपन डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे वो लिखना है। देखो ये जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, पहले तो इस पॉलिनोमियल को मैं लिख देता हूँ भैया। हमारे पास px की जो वैल्यू दी हुई है, इनने दोस्तों नाम नहीं दिया था px ना, मैंने अपने मन से रख दिया, नहीं भी रखें तो चलेगा। px को मैं बोलता हूँ भैया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, ये हमारे पास आ रहा है। और इसके दो रूट्स बताए जा रहे हैं यार, इसका एक रूट है 2, इसका एक रूट है -3, ठीक है। इस तरीके से मैंने रूट्स लिख दिए। ये एरो बना करके जो लिखा है भैया ये रूट्स है। रूट्स का मतलब अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं, सब जगह x की जगह 2 रख दूं, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी है। अगर मैं -3 रख दूं x की, तो इसकी वैल्यू 0 आनी है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास 2 बार अलग अलग वैल्यू रखेंगे, मेरे पास a और b के बीच में कुछ रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छे सवाल है, कॉपी में क्वेश्चन लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कैसे आया आओ देखते हैं। देखो हमें बोला है कि ये दोनों रूट्स हैं, तो x की जगह ये रखते हैं, हमारे पास वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यार यहाँ पे 2 केस में बनाने वाला हूँ, ऐसे मैंने लाइन खींच दी है। पहले मैं रख दूंगा p ऑफ 2, है ना। अगर यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देंगे तो इसे क्या बोलेंगे अपन, p ऑफ 2। उसकी वैल्यू 0 आनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें बताया है 2 इज अ 0। जैसे ही वैल्यू रखता हूँ तो ये देखो क्या बन जाता है, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू देखो, अभी इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये 2 स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, ये हो जाता है 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b, है ना। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ से मुझे आ जाता है दोस्तों 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर a और b कुछ वैल्यूज होंगी उसकी, मुझे नहीं पता अभी क्या है।
चलो दूसरा केस भी कर लेते हैं भैया। दूसरे केस में क्या हो रहा है मेरे पास, p ऑफ -3, इसकी भी वैल्यू 0 आनी ही चाहिए क्योंकि -3 भी हमारे पास एक रूट है। चलो वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। जहां जहां x है वहां पे -3 रख देंगे, हमारे पास आ जाता है -3 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू -3 प्लस b, इसकी वैल्यू 0 आनी पड़ेगी। यहाँ से आ जाता है मेरे पास 9 9 -3a-3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाता है 6 -3a प्लस b इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, एक मेरे पास इक्वेशन 1 है ये वाली, एक मेरे पास इक्वेशन 2 है ये वाली। दो इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं ए और बी, इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो बी प्लस हो रखा है, यहाँ पे भी बी प्लस हो रखा है। मैं कर देता हूँ 1 - 2, ठीक है 1 - 2 इस तरीके से कर देते हैं। 1 इक्वेशन मेरे पास कौन सी थी, 2a प्लस बी प्लस 6। दूसरी मेरे पास माइनस करना पड़ेगा, मेरे पास आ जाता है, देखो यहाँ पर a के नीचे a लिख दूंगा तो ये आ जाता है मेरे पास -3a प्लस b प्लस 6 इस तरीके से। और जब ये करूँगा तो हमारे पास देखो राइट हैंड साइड पे 0 था, इधर भी 0 था, तो राइट हैंड साइड पे अभी भी 0 - 0 हो जाएगा। ओके यहाँ पर आप देखोगे 6 से 6 कट गया, b से b कट गया, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से आता है मेरे पास 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 0, यानी कि 5a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भैया a की वैल्यू ही 0 है, a की वैल्यू 0 आने वाली है। आया समझ में, हमने दो इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। अब a की वैल्यू 0 आ गई, a को आप इसमें रख दो, चाहे a को आप इसमें रख दो, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों यहाँ से मेरे पास b की जो वैल्यू आ जाती है, b इज इक्वल टू -6 आ जाता है। देखो इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये गायब हो जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, b इज इक्वल टू -6। हमारे पास ऑप्शन डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा ये PYQ था, आपके बोर्ड्स में आया हुआ है। ठीक, वैल्यू निकालना समझ में आ गया, हमने जीरो समझ लिया। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ग्राफ बनाने नहीं है हमें, लेकिन ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे काम करता है भैया, ग्राफ होता क्या है। क्लास 9 में आपने लाइंस के, स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ बनाए होंगे। बहुत सारे लोगों को अभी भी पर समझ में नहीं आता है ग्राफ का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, पहले देख लेना उसके बाद लिखना। इधर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करूंगा। कॉपी में अपने पेज को इस तरीके से डिवाइड करो। सबसे पहले तो एक स्केल से लाइन खींचो ऐसे, ठीक है। एक सीधी लाइन इधर जाएगी, एक सीधी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक। हमारे पास ये दो अलग अलग एक्सेस होते हैं। ये होता है मेरे पास, ये वाला कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। ये वाला होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक। इनमें हम एरो लगाते हैं ऐसे 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 ऐसे। और दोस्तों आपको याद होगा ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन है ना। यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की भी वैल्यू 0 है। और ये जो पूरा का पूरा x एक्सिस है इस पे हम वैल्यूज रखते हैं। जैसे बराबर बराबर डिस्टेंस पे ऐसे लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5। इधर भी खींचो 1 2 3 4, इतनी खींची, उससे ज़्यादा खींच नहीं रही, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। उतने ही डिस्टेंसेस पे ऊपर की तरफ भी लाइन खींच दो ऐसे, और नीचे की तरफ भी ऐसे लाइन खींच दो। ये लो जी, हमने ऐसे लाइनें खींच दी, ठीक है। अच्छा ये अगर ओरिजिन था तो इधर वालों को हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है, ऊपर वालों को बोलते हैं पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव हो जाता है, इधर वाला नेगेटिव हो जाता है। तो चलो इस पे आप नंबर्स लिख भी सकते हो, पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ जाना भैया, ये वाली वैल्यू +1 है ना। जैसे यहाँ ओरिजिन को मैं लिख देता हूँ 0,0, उसको ऐसे लिखा जाता है ओरिजिन। ऐसे नहीं लग रहा है कुछ ऐसे उल्लू जैसा बन गया, चोंच बन गई, है ना। ओरिजिन है भाई वो ओरिजिन बना हुआ है। चलो लेकिन एक चीज मुझे करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कौन सी साइड एक्स है यार। ये वाला एक्सेस को हम एक्स बोलते हैं, तो इधर लिख देंगे हम एक्स। देखो दोस्तों इस तरफ पॉजिटिव एक्स है तो इस तरफ नेगेटिव एक्स हो जाता है। यहाँ पे मैं माइनस का एक्स भी लिख सकता हूँ। इधर मेरे पास ऊपर की तरफ हो जाता है पॉजिटिव वाई, तो देखो मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया। नीचे की तरफ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे मैं माइनस का वाई लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है। ये तो अपने पास ग्राफ का ढांचा बन गया है, अभी ग्राफ नहीं बनाया हमने। ग्राफ बनता किस चीज़ का, ऐसे अपने मन से मैं यूं कुछ भी लाइनें खींच दूं, वो फिर कह दोगे ग्राफ तो है वो, पर हम कैसे बनाते हैं ग्राफ को, पढ़ना कैसे आता है। देखो अगर दोस्तों मेरे को एक कोई पॉलिनोमियल दे दे, है ना, तो ये जैसे मैंने लिख दिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे डिग्री 1 है हमारे पास, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, LINEAR।
इसके नाम में ही लाइन आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली, एक तो मुझे यहीं से पता चल जाता है। इनके ग्राफ आप बनाना सीख भी चुके हो, 9 क्लास में आप बना चुके हो, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखो ये जो लिखा हुआ है दिस इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। मैं चाहता हूं यार पॉलिनोमियल मेरे को लिख करके जो आपने दिया है मेरे को समझ नहीं आता, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ इसकी शक्ल सूरत कैसी है, दिखने में कैसा लगेगा। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं, बोल देंगे यार ये जो पी एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है ना, आप एक्स की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ और पी एक्स की जो जो वैल्यू आती जाए उसको ग्राफ पे बनाते जाओ। तो ग्राफ पे देखो एक्स की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दी, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस जगह पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, इधर यहाँ पे हो जाएगी -2, यहाँ पे हो जाएगी -4 है ना, यहाँ पे हो जाएगी -3। तो x की बहुत सारी वैल्यूज़ है, ठीक है। उनके हिसाब से मैं चेक करता हूँ y की क्या क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे y तो लिखा ही नहीं है, तो पहले मैं इसको बोलूँगा भैया अब मैंने कर दिया y इज इक्वल टू 2x + 3। अब देखो मैंने एक चीज बना दी कि y जो भी है y इज इक्वल टू पी एक्स कर दिया, कुछ नया नहीं किया मैंने। अब इससे मेरे पास बनने वाला है ग्राफ, इससे बनेगा ग्राफ। कैसे बनेगा, देखो x की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे और देखते हैं y की क्या वैल्यू निकल के आती है। जैसे सबसे पहले मैंने कर दिया कि इफ x इज इक्वल टू 0, सबसे सिंपल तो होता है यार x की वैल्यू 0 डाल दो। अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो। 0 रखते यहाँ पे क्या आ जाता है, y की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, दिखाई तेरे पास, मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 3। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट को जरा ग्राफ में ढूंढ के बताओ। देखो ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू इस जगह पे 0 है, ठीक। अच्छा जब x की वैल्यू 0 है, एक बात बताना, ये वाला जो पॉइंट है इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका भी कुछ x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। देखो कोई भी मान लो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है इस तरीके से, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाला एक मैंने पॉइंट ले लिया, नहीं यार यहाँ पे लूंगा, मान लो ये वाला पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट की कुछ x वैल्यू है, इस पॉइंट की कुछ y वैल्यू, आज मैं आपको देखना सिखाता हूँ। इस पॉइंट की x वैल्यू जो है वो यहाँ से आप ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो ना नीचे, ये वाली जो वैल्यू है चाहे कितनी हो गई, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो इस पॉइंट की x की जो वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास 3। इस पॉइंट की y वैल्यू देखनी है मुझे, तो देखो y एक्सिस पे ऐसे देखूंगा, ये वाला है ना, तो यहाँ पे देखो 0 होता है, ये होता है मेरे पास 1, ये होता है 2, तो इस पॉइंट की y वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की x और y वैल्यू निकालते हैं, ठीक है जी। इसको लिखने का तरीका होता है x, y ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा, या फिर इसको मैं कैसे लिख दूंगा 3, 2 भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है तो मैं इसके किनारे ऐसे लिख दूंगा 3, 2। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू t है, वो एक ही पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। अब ध्यान से देखो ये 0, 0 जो यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0 है, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो ये अपने पास ग्राफ के कुछ बेसिक हो गए। ओके जी, अब मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना है जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 3 हो, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, इस जगह पे x की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे में पूरी की पूरी लाइन खींच दूंगा दोस्तों, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सभी जगह x की वैल्यू कितनी आएगी 3। क्यों, जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ यार, इसके नीचे तो x की वैल्यू 3 ही थी ना, तो इस लाइन पे पूरी की पूरी लाइन होगी, इस लाइन पे कहीं पे भी x की वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली ये जो लाइन है इस पे कहीं पे भी चले जाओ, सभी जगह x की वैल्यू देखोगे यार, यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ तो मेरे पास नीचे x की वैल्यू आने वाली है 0। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे तो मुझे दिख ही रहा है यार, यहाँ पे y 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो ये आ जाता है यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 3। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आया था। अब देखो पॉइंट को कैसे मार्क करेंगे, ये वाला पॉइंट मुझे मार्क करना है ना, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1, 2, 3 यहाँ पर आ रही है, इसको मैं ऐसे करके एक ऐसे गोला मैंने मार दिया यार, इसको मैं बोल दिया 0,3, इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिख दूंगा मैं, ऐसे गोला भी नहीं मारूंगा मैं लिखूंगा 0,3। ये वाला मेरे पास पॉइंट आ चुका है, ठीक है जी। ओके चलो, x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे को एक लाइन बनाने के लिए, मुझे मालूम है इसका लाइन आने वाला क्योंकि ये लीनियर है,
तो मुझे 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है ना, एक पॉइंट से लाइन नहीं बनती। एक पॉइंट से लाइन तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 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 सब लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। 2 पॉइंट से पर एक ही लाइन जा पाती है, तो कौन सी वाली लाइन होगी? तो उसके लिए देखो मेरे को एक्स की एक और वैल्यू रख लेनी होगी। यार मैं एक काम करता हूँ, इस बार एक्स की वैल्यू रखता हूँ, इफ़ एक्स इज इक्वल टू -1 तो वाई की वैल्यू कितनी आती है जरा बताना। एक्स की जगह मैं -1 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू -2 + 3 यानी कि सिर्फ 1 आ जाता है। देख के बताओ मेरे पास ये वाला पॉइंट किधर आएगा, है ना? देख के बताओ मेरे पास ये वाला पॉइंट किधर आएगा। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू मैंने -1 देख ली। अच्छा भैया इसके पास यानी कि इस लाइन पे कहीं पे आने वाला ये है मेरे पास x इज इक्वल टू -1, ठीक है। y की वैल्यू 1, तो देखो यार y की वैल्यू 1 यहाँ पर है। y के लिए हम ऐसे देखते हैं, इस पूरी की पूरी लाइन पर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ y की वैल्यू 1 होगी। तो एक ही पॉइंट है जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ऐसे करूंगा मैं, ये मेरे पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ होता है। अब मेरे पास आ चुकी है 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसे करके एक स्केल रखूंगा और एक लाइन खींच दूंगा। देखो वो लाइन कुछ इस तरीके की आएगी, लाल रंग से बनाऊंगा मैं तो। ये लो, हमारे y को यहाँ से सरकाया जाए। ये देखो दोस्तों, हमारे पास ग्राफ आ गया है इस पॉलिनोमियल का, अब आपको दिखाई देने लग गया है। और देखो दोस्तों, इस ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैं देख सकता हूँ, अगर मान लो मैंने x की ये वैल्यू रखी होती, x की वैल्यू मान लो मैंने 1 रखी होती, तो y कितना आता, y की वैल्यू इधर कुछ आती है ना, यहाँ पे कुछ आती है। जरा चेक कर लेते हैं यार, y की वैल्यू 1 2 3 4, 4 से भी ऊपर 5 के आसपास कुछ आ रही है। x की वैल्यू 1 रखो, बताओ y की वैल्यू 5 आ रही है या नहीं। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, देखो y की वैल्यू 5 आ रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ देख सकते हो। हमें क्या पता करना है? हमें तो जीरोस देखना है। जीरोस यानी कि कब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कब जीरो होती है। देखो x की अलग अलग वैल्यूज मैं रख सकता हूँ, y की अलग अलग वैल्यूज मेरे को देखने को मिलेंगी। क्या कभी y की वैल्यू जीरो हो रही है? देखो यहां पर इस पॉइंट की बात करूं यार, इसका कुछ x कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन इसके y की वैल्यू जीरो है। यहां पर y की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये जो x की वैल्यू है, बताओ x की वैल्यू कितनी है? ये तो x जीरो था, ये -1 था, ये -2 था। -1 और -2 के बीच में एक ऐसा x है जहां पर y की वैल्यू जीरो हो गई थी, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई थी। यानी यही हम बोलेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल का रूट है, यही हमारे पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक, तो मैं यहां पे देखो इसको लिख सकता हूं यार, दिस इज रूट। जब भी कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये देखो एक्स एक्सिस है, तो उसको हम बोलते हैं ये हमारा रूट है। क्या कभी भी हमारा वाई एक्सिस पे कट करता है उसको हम रूट बोलते हैं? नहीं। जिस वक्त y एक्सिस पे कट किया उससे मुझे क्या पता चलता है यार, यहाँ पे हमने x की वैल्यू जब भी जीरो रखते हैं तो y की कुछ तो वैल्यू आएगी। अब पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू कुछ रखोगे, y की कुछ तो वैल्यू आएगी। हो सकता है जीरो आ जाए, हो सकता है नहीं आए। जैसे इस केस में हमारे पास वैल्यू 3 आ गई थी, तो ये रूट नहीं है, अभी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको लिख लो, दिस इज नॉट अ रूट। ठीक है, यही वाला हमारे पास रूट होता है जब भी एक्स एक्सिस पर कट किया जाता है ग्राफ के द्वारा, तो हमारे पास रूट होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे दिख रही है -2 और -1 के बीच में आ रही है, ज़रा चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी आती है। चलो, हाउ टू फाइंड रूट, देखो टू फाइंड रूट है ना, फाइंड रूट, रूट पता करने के लिए पी एक्स की वैल्यू हो जानी चाहिए 0 के बराबर। पी एक्स था हमारे पास 2x + 3 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आती है -3/2, या फिर इसको कितना बोल सकता हूँ, माइनस का 1.5। जरा देख के बताओ, हमारे पास यहाँ से इधर आते हैं, ये है -1, ये है -2, इन दोनों के बीच में कहीं पे हमें दिखाई दे रहा है रूट, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 1.5 हमारे पास रूट आता है। यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 1.5 हमारे पास रूट है। दिस इज आवर रूट। रूट या फिर इसको आप ज़ीरो भी बोल सकते हो, 0 ऑफ px, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आया आप लोग को समझ में?
आप लोग को समझ में, ग्राफ हमें नहीं बनाने हैं, क्वाड्रेटिक के तो बिल्कुल नहीं बनाने हैं, लीनियर के पर हमें ग्राफ बनाने आने चाहिए। मैथ्स में कहीं ना कहीं आपको ग्राफ की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो ग्राफ के बेसिक्स हमें क्लियर होने थे। आज भैया मैंने आपको ग्राफ का बेसिक बता दिया, ग्राफ बनता कैसे, कोई भी पॉइंट को देखा कैसे जाता है। ठीक है जी, आपकी कॉपी में ये ग्राफ बना हुआ होना चाहिए। 2 पॉइंट से अपन लाइन बना सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है हमने सारी चीज़ें देख ली। आज अब इसके इतने सारे एग्जाम्पल करने वाले ना, इतने सारे एग्जाम्पल करने वाले, लिख लो इसको पूरे को और फिर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। चलो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है भैया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी अभी हमने देखा दोस्तों, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ टचेस और इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब दोस्तों, अब मैं आपको सिर्फ ग्राफ के बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी हमने देखा था कि क्या देखा था हमने यार, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3, यही वाला भी हम करके आए। इसका जब हम ग्राफ बना रहे थे तो कुछ इस तरीके का आ रहा था ये। अब मैं यार इसको एकदम स्केल पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बस बना करके बता रहा हूँ। कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ आया था, करेक्ट? आप लोग को याद होगा। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास रूट आ गया था, दिस वॉज आवर रूट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, जब भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होएगा तब हम बोलेंगे यार वो हमारे पास रूट है। चलो एक और देख लेते हैं भैया। y बराबर अब की बार मेरे को दे दिया है x²। देखो दोस्तों, आप लोग को ग्राफ बनाने सिर्फ लाइन के आने चाहिए, पैराबोला के आपको नहीं आने चाहिए। आपसे अभी नहीं पूछा था, क्लास 11-12 की चीज़ें हैं वो, ठीक है। फिर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में तो बने बनाए मिलेंगे, अभी अपन क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा बने बनाए ग्राफ कैसे आते हैं। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है ना दोस्तों, कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का अपने पास ये ग्राफ आता है। ज़रा बताओ इसमें मुझे एक्स एक्सिस कौन सा है? पहले तो एक्सिस मार्क कर देते हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ है, हमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास y है, ये हमारे पास माइनस का y है। ज़रा बताओ इसमें रूट कहाँ पे होगा? रूट वो वैल्यू होती है x की जहाँ पर ग्राफ x को इंटरसेक्ट करता है या फिर ग्राफ उसको कट कर जाता है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे उसको टच करके जा रहा है ना, टचेज और इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे टच कर रहा है तो ये मेरे पास दोस्तों आ जाता है, दिस इज अ रूट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रूट है, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का 1.5 हमारे पास एक रूट था। ये सारी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको आई होप जीरोस देखना आ गया होगा। कोई भी ग्राफ आपको बना करके दिया जा सकता है, उसमें आपको जीरो निकालना आना चाहिए। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और अब आते हैं अपन एग्जाम्पल्स पे, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। तो आज वो वाले क्वेश्चन कुछ किए जाए। ठीक है, कुछ ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, लुक एट द ग्राफ इन, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ईच is the graph of p y is equal to px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros. अब दोस्तों ग्राफ कुछ आपको बने बने मिलेंगे, आपकी बुक में होंगे, वो सारे के सारे ग्राफ मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में बनाते चलो। ऐसे सिंपल सिंपल आपको लाइनें खींचनी है, ये इससे हमें ग्राफ जैसा कुछ ये दिख रहा है। और फिर एक दूसरे कलर के पेन से जो प्लॉटिंग होगी वो बना लेना, जैसे मैं बना के बता रहा हूँ आपको। पहला मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का है, ज़रा बताओ तो इसमें कितने रूट हैं। आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस या फिर नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पी एक्स। कितने इसके रूट्स हैं, कितनी जगह पर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 3 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा भैया, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, मैं बोल दूंगा 3 रूट्स। बहुत ही सिंपल है। ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये अब की बार हमारे पास ग्राफ है, चलो बताओ इसके कितने रूट्स हैं। बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, मैं कैसे मार्क कर दूंगा, ये रहा हमारे पास एक, ये रहा हमारे पास 2 रूट्स। दोस्तों हमें ये रूट नहीं है ना, y एक्सिस की बात नहीं करते, दिस इज नॉट रूट, ये नहीं है। ठीक है, बना लिया कॉपी में, बना लिया। चलो आओ 2 क्वेश्चन और। अब की बार हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है कुछ इस तरीके का है, और एक और ग्राफ है वो शायद कुछ ऐसा रहता है। बताना कितने कितने जीरोज है यार। यहाँ पर एक ये रहे है ना, कहाँ है एक ये रहा, ये है हमारे पास रूट। दोस्तों ये जो है दिस इज नॉट रूट, ये नहीं है। y एक्सिस को जहाँ कट करते हैं वो रूट नहीं होता, x एक्सिस वाला रूट होता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, 1 रूट है भैया इसमें तो। और इधर वाले मेरे पास एक रूट यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और यहाँ पे तीसरा चौथा हो गया, और 4 रूट्स हो गए भैया। मजाक मजाक में 4 हो गए, 4 रूट्स।
और मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज नॉट रूट। ठीक है जी, वाई एक्सिस वाले रूट नहीं होते। ऑलराइट, बना लो क्वेश्चन को ग्राफ में, मतलब क्वेश्चन को ग्राफ में नहीं, ग्राफ को बना लो कॉपी में, बना लो ग्राफ को कॉपी में। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो करने आज अपने को। चलो अब की बार मैं आपको बना रहा हूँ एक कुछ इस तरीके की लाइन है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कुछ ये जा रहा है, ठीक है, बताओ ज़रा कितने रूट्स हैं। तो दोस्तों अब की बारी हमारे पास कुछ स्पेशल सा केस आ गया। ये हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है तो कभी इसको कट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा भैया यहाँ पे हमारे पास नो रूट्स, ठीक है, कोई रूट नहीं आने वाला, कोई रूट नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस से कट ही नहीं किया इसने। और मुझे मालूम है जहाँ वाई एक्सिस पे कट कर दिया इसको मैं बोल दूंगा नॉट ए रूट, नॉट अ रूट, ये रूट थोड़ी होता है। चलो इसमें बताओ, यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया भैया, इसको बोल देंगे दिस इज आवर रूट, ठीक है। इस केस में हमारे पास आया था वन रूट, ठीक। तो इस तरीके से ये भी हो गया, बनाओ कॉपी में, बना लो बना लो बना लो कॉपी में, आज तो बनाते ही जाना है। एक और क्वेश्चन दूंगा, चलो एक और एक और एक और, टुडू 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 टू टू टू। बताओ 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 मुझे कितने हो गए। ग्राफ हैं ये सारे, ऐसे कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, दिमाग नहीं लगाना अपने को, बस होता है, ठीक है। बताओ भैया कितने रूट है, बहुत ही सिंपल है यार, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे हमारे पास थ्री रूट्स है ना। यहाँ पे अब की बार देखो एक जगह पे इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, कट करके पार निकल जाना, कट करके पार निकल जाना, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इनको बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ टच किया है, यहाँ पे सिर्फ टच किया है, आया हल्का सा टच हुआ और निकल गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टच हुए इंटरसेक्शन, वो रूट तो हो जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्स पे वाई की वैल्यू तो जीरो हो गई ना भाई। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से तीन रूट्स आए हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक रूट आया है, वन रूट। तो ये होता है दोस्तों अपने पास जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स या फिर जीरोस। बना लो सारे ग्राफ कॉपी में, बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। चलो अब अपने को देखना है नंबर ऑफ जीरोस। दोस्तों अभी हमने देखा तरह तरह के ग्राफ देख रहे थे अपन, तरह तरह के पॉलिनोमियल के होंगे वो ग्राफ, अपने को क्या पता, किसी का एक रूट आ रहा था, किसी के तीन आ रहे थे, किसी के चार भी आ रहे थे, किसी के दो आ रहे थे, किसी का एक भी नहीं आ रहा था। तो ये कैसे पता चलता है, क्या मैं पॉलिनोमियल को देख करके बता सकता हूँ क्या कि यार इस पॉलिनोमियल के इतने रूट्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली देखते ही तो नहीं बता सकता, इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ मैं तुरंत कि वो देखते ही बता दिया, नहीं इतने इतने ही होंगे, इसके तो टू ही होंगे, ये नहीं कर सकते अपन, पर कुछ प्रिडिक्शन जरूर किया जा सकता है, और वो है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n रूट्स और जीरोस, मतलब उसके n से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। जैसे मान लो मेरे पास कोई डिग्री इज इक्वल टू वन है, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इज इक्वल टू वन है, तो उसके मैक्सिमम है ना, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वन जीरो हो सकता है या फिर मैक्सिमम वन रूट हो सकता है। अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की है मान लो थ्री, तो उसका मैक्सिमम थ्री जीरोज हो सकते हैं, करेक्ट। हो सकता है उसके तीन ना हो सकता है उसका एक ही जीरो, हो सकता है उसके दो जीरो, हो सकता है उसके तीन जीरो, लेकिन तीन से ज्यादा नहीं हो सकते एट मैक्स, या फिर मैक्सिमम उतने जीरोस होने वाले। जैसे मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n दी हुई है, तो इसके मैक्सिमम हमारे पास जो होंगे n जीरोस हो सकते हैं, है ना। मुझे नहीं पता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। जीरोस क्या होता है यार, ये जीरो ES होता है, कौन आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये कहाँ चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई डिग्री टू है, डिग्री इज इक्वल टू मान लो टू लिखी हुई है, तो इसके मैक्सिमम टू जीरोस हो सकते हैं। अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देखो मान लो मेरे पास एक डिग्री टू पॉलिनोमियल में लेता हूँ, ठीक है, डिग्री टू के तीन पॉलिनोमियल लेते हैं। मान लो मेरे पास इस तरीके से एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, इसकी डिग्री टू है, मैक्सिमम इसके दो रूट्स हो सकते हैं। ज़रा सोच के बताओ इसके क्या क्या रूट हो गए। अगर मैं x की वैल्यू टू रख दूँ, अगर मैं x की वैल्यू टू रख दूँ तो यार ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, है ना, फोर माइनस फोर हो जाता है। या फिर मैं x की वैल्यू माइनस टू रख दूँ तो भी ये जीरो हो जाता है, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाता है ना, फिर फोर माइनस फोर ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं टू रूट्स। आया आपको समझ में, डिग्री टू है ये, है ना, दिस वॉज डिग्री टू, यहाँ पे हमारे पास टू रूट्स आए थे। इसको ढंग से लिखते हैं, ठीक है, रुको,
रुको 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 रुको, डिग्री इज इक्वल टू टू रूट्स। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिया जाए, एक्स स्क्वायर। बस यही है, एक्स की क्या वैल्यू रखूंगा कि ये जीरो आ जाएगा। यार एक्स की मैं बस जीरो वैल्यू रखूंगा ना तभी ये जीरो आएगा। अगर मैं एक्स की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूंगा तो स्क्वायर होकर के वो फिर से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगर नेगेटिव लूंगा तो भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री इसकी आने वाली है, डिग्री तो टू ही है मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ वन रूट दिखाई देता है। ठीक है, और अगर मान लो मैंने एक बना दिया इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस तरीके से बना दिया। दोस्तों इसकी डिग्री कितनी है, इसकी जो डिग्री है इसकी डिग्री 2 है, लेकिन इसके 0 रूट्स आते हैं। इसका कोई भी रूट नहीं है, इसका कोई भी जीरो नहीं है। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स की आप दुनिया में कोई भी वैल्यू रख दो, या तो ये वैल्यू जीरो होगी या फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। एक्स की आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी ये पॉजिटिव होगी, और वो जितना भी है उसमें +4 और ऐड हो गया, तो कोई चांस ही नहीं है कि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो आ जाए, है ना। तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा। डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, या तो 2 रूट है या 1 रूट है या 0 रूट है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस और मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स का एक रिलेशन आया था, मतलब डिग्री का और मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स का एक रिलेशन हो जाता है। ठीक, आ जाओ अब अपन देखेंगे 3 तरीके के पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। अपने को पढ़ना है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, लेकिन उसके आगे पीछे का थोड़ा सा अपन देख लेंगे। होता है अपने पास लीनियर और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक 3 है, चुनने चुनने से हैं, देख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे से। ठीक है, नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं दोस्तों, हेडिंग डाल लेना। लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारे पास डिग्री जिसकी होती है, हमें मालूम है डिग्री 1 होती है। जिसके इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा तो जैसे x+1 मेरे पास हो सकता है, या फिर 3x/2 +2 हो सकता है, या फिर 4x-3 इस तरीके से हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो। ठीक, अगर मैं इनके जनरल फॉर्म की बात करूं दोस्तों, एक जनरल फॉर्म भी होती है। जनरल फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा जनरल फॉर्म। अभी आपको ना जनरल फॉर्म बताता हूँ क्या होता है। ax+b इस तरीके से लिखा जाता है। हमारे पास कोई भी डिग्री 1 का इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसको मैं बोलूँगा यार ये ax+b फॉर्म का है, जहाँ पर x तो हमारा वेरिएबल है और a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, जैसे इसी वाले में मैं देख लूँ x+1 लिखा हुआ है, 3x/2 +2 लिखा हुआ और ये 4x-3 लिखा हुआ है। यहाँ पे अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोफिशिएंट कंपेयरिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल चैप्टर में यही करना है अपने को, क्या कोफिशिएंट है उससे कुछ निकालना होता है फिर। तो ये कोफिशिएंट कंपैरिजन देख लो एक बार। ठीक है, ax+b हमारे पास जनरल फॉर्म आ चुकी है। मेरे पास यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ, है ना। यहाँ पर काम करता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, जनरल फॉर्म को ऊपर लिखूंगा, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये नीचे लिख दिया आप लोगों के लिए। ये रहा हमारे पास 3 एग्जाम्पल। इस केस में हमारे पास x के जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं। यहाँ x किससे मल्टीप्लाइड है, अगर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 से मल्टीप्लाइड होगा, तो मैं बोल दूंगा भैया अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना, इसको कंपैरिजन बोलते हैं। तो यहाँ मुझे पता चलता है यार a की वैल्यू 1 रही होगी और b की भी वैल्यू 1 रही होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, a = 1, b = 1। ये मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे समझ में आ जाती है। चलो जी दूसरे वाले को देखते हैं। इस केस में a यानी कि जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। नहीं 3 नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा मैं बोलूँगा भैया 3/2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा भाई, कंपैरिजन a = 3/2 आता है मेरे पास, b की जो वैल्यू आ रखी है वो यहाँ पर 2 आ रही है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यार a की वैल्यू तो 4 है और b की वैल्यू कितनी है, -3। दोस्तों पूरा का पूरा जो है ना, देखो यहाँ पे तो +b लिखा था, तो b यहाँ पर माइनस कैसे हो गया, तो b की ही वैल्यू में नेगेटिव घुसाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो b की वैल्यू -3 आ जाती है। और एक चौथा एग्जाम्पल भी लूंगा, मान लो मैंने 9x ले दिया, 9x यहाँ पर आप कंपेयर करोगे इनको तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी और b की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड वैड तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a की वैल्यू 9 है
बी की वैल्यू है 0। इस तरीके से मैं चीज़ों को लिख दूंगा। ठीक, तो अब आपको कोफिशिएंट देखना आ गया, जनरल फॉर्म समझ में आ गया। डिग्री 1 है तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता चल जाती है भैया, मैक्सिमम रूट्स इज इक्वल टू 1। 1 से ज़्यादा रूट यहाँ पे नहीं हो सकते, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। बस इतना सही है, इतना सिंपल है। कोफिशिएंट कंपेयर करना अपने को आना चाहिए। ठीक है, लिखो पूरा का पूरा कॉपी में। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ जाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया भैया? सबसे पहले तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यार, डिग्री जो होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है 2। जैसे ही डिग्री की वैल्यू 2 आ गई तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम 2 रूट्स या फिर मैक्सिमम 2 जीरोस मुझे पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, हेडिंग भी लिखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें लिखते चलना। ठीक, इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा जनरल फॉर्म हमें लिखनी है। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी, जनरल फॉर्म मैं बोलूँगा ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गई अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो। आओ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x माइनस 5। इसमें और इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे दिख रहा है यार, a की जो वैल्यू है देखो वो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, b की जो वैल्यू है वो 3 है और c की जो वैल्यू है वो -5 है। तो ये कंपैरिजन बहुत बार करना है अपने को, कंपैरिजन करने की आदत डाल लो अपने पास। यहाँ पे मैं लिख दूंगा यार, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 3 है और c की वैल्यू है -5। चलो एक और एग्जाम्पल लेंगे हमारे पास, एक और एग्जाम्पल सिर्फ x² है, सिर्फ x² है। बताओ, तो यहाँ पर a जो है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू 0 है क्योंकि कोई भी x वाली टर्म नहीं दिख रही, और c की भी हमारे पास कोई भी टर्म यहाँ दिख नहीं रही है, यानी c की वैल्यू भी 0 है। मैं बोल दूंगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 0। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, मुझे भूल गया मैं आपको बताना। दोस्तों कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर हमारे पास ये वाली टर्म ही गायब हो जाएगी, फिर ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। तो जो जनरल फॉर्म होती है ना, इसके साथ हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैं लिखना भूल गया। इनफैक्ट हमारा जो पिछला वाला है ना, यहाँ पे जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें भी लिखना पड़ेगा भाई, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई तो पूरा ही गायब हो जाएगा, फिर ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा, है ना। तो ये चीज़ मत भूलना, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक, कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं है, सिली मिस्टेक भी नहीं है, तो डेफिनेशन बताना मैं भूल गया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब की बार मैं वेरिएबल ही चेंज कर दूंगा। अब की बार मेरे पास 4/3z² प्लस √2 ऑफ z -9। ओहो, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, कोई बात नहीं जी, कॉम्प्लिकेटेड हम तो देंगे, उसमें क्या है। चलो कंपेयर करते हैं। यार अब की बार मैंने यहाँ पर x की जगह z ले दिया, बदल दिया मैंने वेरिएबल, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। x की जगह पे z लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जो भी स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है वो हमारा a होगा यहाँ पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा भैया, इसके लिए a की वैल्यू है 4/3। ठीक, b की वैल्यू कितनी है, जो भी यहाँ पर देखोगे b कैसे देखते हैं, जो भी x वाली टर्म है, x की वजह यहाँ पे z वाली टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट था b वो यहाँ पर है √2, तो यहाँ क्या बोल दूंगा, b इज इक्वल टू √2। सिमिलरली c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -9। इस तरीके से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़, लिख लो इस पूरे को। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें अभी देखनी है, ज़रा सा वो बता दूँ कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ अपने को पढ़नी है ना। और हमारे पास एक छोटू सा क्यूट सा सुअर बनाया दोस्तों मैंने, जो सुअर आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया समझ आया कि नहीं आया है, जूम करके देखो समझ आया कि नहीं आया। तो लिख लो यार इसको, और अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक की एक प्रॉपर्टी देखनी है अपने को। आ जाओ यार, हमारे पास क्वाड्रेटिक की इस तरीके से मान लो लिखा होता है ना, क्या लिखा था, रुको अभी बताता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बनता है पैराबोला। पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला। ठीक है,
पैराबोला दोस्तों वो भी ऊपर की तरफ खुला हुआ या नीचे की तरफ खुला हुआ इस तरीके का बनता है, ठीक है। या तो वो ऐसा कुछ आएगा या वो ऐसा कुछ आएगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो हो सकता है ऊपर की तरफ खुला हुआ, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी आ सकता है। ऐसे कभी भी ऐसा टेढ़ा सा नहीं आएगा, ठीक है। टेढ़े भी बनते हैं पैराबोला, लेकिन अपने स्कोप से बहुत बाहर है, ठीक है। या फिर नीचे की तरफ ऐसे खुला हुआ आएगा। ऐसा कभी भी ऐसे टेढ़ा नहीं आएगा कि यार ये होता, ये भी पैराबोला पर ये अपने नहीं आता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होती है कि भैया अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुला हुआ होता है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रॉपर्टी पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपके लिए बना देता हूँ। इफ़ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, ए मोर देन जीरो बोलते हैं उसको, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला, ठीक है। कैसा बनेगा? ऐसा हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा, क्या वो एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं करेगा, वो सब चीज़ें अपने काम की नहीं है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है तो देख के समझ में आना चाहिए ए की वैल्यू पॉजिटिव है। या फिर अगर मुझे मान लो किसी ने कुछ इस तरीके का ग्राफ दे दिया पैराबोला जिसमें नीचे की तरफ है, मेरे को तुरंत समझ में आना चाहिए भैया ए इज लेस देन जीरो आ रहा है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड, ओपन हो रखा है ना, तो इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला बोल दिया भाई। चलो लिख लो, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सी है यार। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ऊपर, ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुला हुआ है, खत्म, बात खत्म, हटाओ। लिख लो इसको, अनलेस को। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों आपको, तुरंत अब आपको चेक करके बताना रहेगा, तुरंत तुरंत है ना। अपनी कॉपी में अपने 6 से चुनने चुनने से ग्राफ बना लो। आपको देख के तुरंत बताना है ए की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। हम्म, बस यार और कितने और बनते ही नहीं है, मेरे से बन ही नहीं रहते। एक ही और बना देता हूँ। चलो वीडियो को पॉज करो, बताओ ए की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। राइट दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो यार जो जो पैराबोला ऊपर की तरफ खुले हुए हैं, मैं बोल दूंगा यार यहाँ पे ए की वैल्यू तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यार जो भी ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जैसे ए इज मोर देन जीरो, इस वाले केस में भी ए इज मोर देन जीरो, यहाँ पे भी ए की वैल्यू मोर देन जीरो है ना। ऊपर की तरफ खुल रहे हैं सारे के सारे, और जो नीचे की तरफ खुल रहे हैं उसमें हम क्या बोल देंगे यार, यहाँ पर तो ए इज लेस देन जीरो है, यहाँ पर ए इज लेस देन जीरो है, यहाँ पर ए इज लेस देन जीरो है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। नंबर ऑफ रूट्स, भैया एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट या टच कर दिया वो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। यहाँ पर दो जगह कट या टच किया है तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर 1 और 2, हमारे पास 2 रूट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक इधर है एक इधर है, यहाँ पे मेरे पास 2 रूट्स आ गए। रूट्स या जीरो एक ही बात है। यहाँ पर सिर्फ एक जगह टच किया है तो उसको मैं बोलूँगा 1 रूट, ठीक। यहाँ पे भैया एक्स एक्सिस ये रहा, पैराबोला आया और कट करके बिना कट के उधर चला गया वापस। अब ये इसको कभी ज़िंदगी में टच नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे नो रूट्स, है ना, नो रूट्स हो गया। यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास 1 रूट आया है और यहाँ पे अगेन हमारे पास दोस्तों नो रूट्स। पैराबोला के आपके ग्राफ के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो यही हो सकते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा। तो ये अपने को अगर आ चुका है जो कि बहुत आसान है तो भाई अपनी हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो और एक लास्ट अपन देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बाद हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेंगे छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा मैं आपको स्टूडियो दिखा दूंगा अपना, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है भैया डिग्री होती है, इसकी डिग्री होती है हमारे पास 3। अगर डिग्री की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम 3 रूट्स आ सकते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं मैक्सिमम 3 जीरोज अपने पास हो सकते हैं। इसकी भी दोस्तों एक जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म अब तक तो आप समझ गए होंगे। डिग्री 3 है तो एक्स क्यूब कुछ आएगा, हमेशा ए लगा देते हैं हम आगे, फिर इस तरीके से ना फिर बी एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ करते जाएंगे। तो यार जनरल फॉर्म होती है मेरे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना।
एक्स क्यूब की भी टर्म है, एक्स स्क्वायर की भी टर्म है, एक्स की भी टर्म है, बिना एक्स वाली भी टर्म है। और कंडीशन क्या है कि भैया ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है। ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये गायब हो जाएगा, फिर ये डिग्री ठीक है पॉलिनोमियल भी नहीं बचेगा, इसलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। चलो इसका एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। मान लो मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है 5x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 0 लिखा है ना, कुछ भी नहीं लिखा, इतना ही लिखा है। जरा कंपेयर करके बताओ मुझे, यहाँ पर a की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी भैया, a होता है x³ वाला, x³ वाला है मेरे पास 5, ये आ जाता है 5। मेरे पास b की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, b होता है मेरे पास x² वाला, x² वाला यहाँ पर 3 है, लेकिन -3 है, -3 आएगा। और यहाँ पर देखो c जो मुझे पता करना है x वाला है वो 2 आ रखा है यहाँ पे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। और डी वाली तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या लिखूँ ही नहीं उसको, नहीं 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 लिखना पड़ेगा। हम क्या लिख देंगे, डी की वैल्यू आ गई है दोस्तों हमारे पास 0। खत्म, खत्म है ना। तो लिख लो इसको और अब छोटा सा ब्रेक लिया जाए, है ना। छोटे ब्रेक की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आ जाओ। हे गाइस, दिखाई दे रहा हो क्या? पहले तो मुझे ये बताओ तुम लोग को कैसा लग रहा है पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राफ यार मुझे लग रहा है ग्राफ समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, पर कोई बात नहीं, मतलब पता तो होना ही चाहिए ना, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। तुम लोग को मालूम है वो जो चूहा है, चूहे को मैंने आज रात हो गई, अभी तो चूहा दिखेगा नहीं, पर मैं सोचा आप लोग को चूहे के अपडेट देते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चूहा है मतलब ज़रूरी तो नहीं है, मतलब मज़ा आएगा, मुझे लग रहा है, मुझे मज़ा आता है वो चूहे को देखने में। आजकल रोज़ जाता हूँ उसके ऊपर, रोज़ कुछ ना कुछ फेंकता हूँ उसके बिल में ही, सीधे उसके बिल में ही लैंड कराता हूँ, कभी टमाटर कभी तरबूज के छिलके, और कुछ कुछ चूहा खाता है भाई उनको फिर। पर मेरे को आज ये लग रहा था कि हम तो चूहे के ऊपर डाल देते हैं, जैसे आज मैंने डाले खूब सारे तरबूज की, कुछ कुछ बची हुई थी मैंने डाल दी। चूहा के जब बिल पे गिरता है ना इतनी ऊंचाई से, चूहे की धुक 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 होती है कि चूहा घुस जाता है अंदर, चूहा बिल के अंदर बैठ जाता है, लेकिन आसपास की जितनी भी गिलहरियाँ हैं वो फिर वहाँ अटैक करती हैं कि भैया खाना पड़ा है, सब आते हैं वहाँ पे खाने। भाई चूहे की तो ऐसी तैसी हो जाती होगी कि अचानक शांति से मैं सो रहा था, ये अचानक से क्या टपक गया, क्या चल रहा है, चूहा दुखी हो गया होगा। तो मेरे को थोड़ा आज पे ख़राब भी लगा, हमने तो खाना दिया पर चूहे की देखो ज़िंदगी तबाह सी हो गई। फिर उसके बाद चूहा थोड़ा निकल के आया और चूहे ने थोड़ा सफाई करी वहाँ पे, देख के मुझे थोड़ी खुशी हुई। तो ये चल रहा है, अब मैं चूहे के और अपडेट दूंगा आपको। और बहुत क्यूट है चूहा यार हमारा, देखो कैसा लगता है वो। आम की गुठली है भैया, आम की गुठली है, उसके अंदर आम लेके जाता है भाई, आम खाता है ना, वो आम की गुठली को आम की गुठली निकली। हाँ बेटे, आम खाते हो, पकड़े गए हो, अरे पक्का चिपकाओ भैया, शर्म आ रही है, जा इनकम टैक्स की रेट लगाओ जाके। दोस्तों अपन देखने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं, क्या करना क्या है पहले वो समझो यार। अपने को करना है, अपने को पता करना है जीरोस, कोई भी पॉलिनोमियल है वो किस एक्स की वैल्यू को रखूं कि तब वो जीरो हो जाए। तो जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, मान लो मेरे पास एक पी एक्स की वैल्यू दी हुई है पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके दो रूट्स होंगे, तो अभी मुझे नहीं पता दो होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। आई डोंट नो क्या होने वाला है, तो लेकिन मैं अभी बोल दूंगा यार इसका एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। नए नए सिंबल्स आ रहे हैं भैया, ए और बी कम पड़ गए थे कि अल्फ़ा और बीटा लगाना पड़ा। ये होता है अपने पास अल्फ़ा, ये होता है अपने पास बीटा, बी को थोड़ा सा नीचे ऐसे खींच देते ना ये वाला, तो ये बीटा हो जाता है। इसको आप लिख भी सकते हो, दिस इज अल्फ़ा, अल्फ़ा एंड बीटा, बीटा है वो बेटा नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करिए, अगर मेरे को इसके रूट पता करने कैसे पता करूंगा, पहला तो मेथड है यार मैं हिट एंड ट्रायल है, अपने तुक्के लगाएं, तुक्के लगाएं। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाती है 6, सॉरी पी एक्स की वैल्यू आ जाती है 6। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, जरा रख के देखना, इसकी वैल्यू 1 रख दूँ, इसकी वैल्यू 1 रख दूँ, ये कितना आता है 2 + 6 8 -8 यानी कि 0। यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इन अल्फा और बीटा दो, हमने बोला कि दो रूट्स हो सकते हैं, उनमें से एक तो वैल्यू 1 आने वाली है भैया, ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमेशा तुक्के नहीं लगा सकते, और हमें तुक्के लगाने भी नहीं है भैया, अपने को करना है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म किसको बोलते हैं आप, x² फिर x
और फिर बिना एक्स वाली टर्म इस तरीके से लिखोगे तो एक टर्म बीच में बचती है, उसको बोलते हैं अपन ये हमारी मिडिल टर्म है। इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है उसका मतलब क्या है दोस्तों, हम चाहते हैं हम इसको फैक्टराइज करें। देखो दोस्तों, हमारे पास मान लो इस तरीके से ये जो पी एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर दूं कि यार यहाँ कुछ लिखा है मल्टीप्लाइड बाई यहाँ कुछ लिखा है, इसको दो फैक्टर्स में मैंने तोड़ दिया। अब फिर मैं क्या करता हूँ कि यार या तो ये वाली जो वैल्यू है ये जीरो हो जाए या फिर ये वाला जीरो हो जाए, है ना। अगर ये चीज़ जीरो हो जाती है तो ये पूरा का पूरा पी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई ना, तो यहाँ से मुझे एक फैक्टर में जीरो मिलता है और सिमिलरली दूसरा मुझे यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हमें इसको फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, आ जाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसके कुछ कोफिशिएंट है, 2 है, -8 है, 6 है। अब मैं -8 को ही स्प्लिट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मेरे को -8 को ही स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है तो मैं इसको जैसे ऐसे लिख दूंगा, माइनस का 2x माइनस का 6x, या फिर माइनस का 3x माइनस का 5x, या फिर लिख दो माइनस का 4x माइनस का 4x। जो भी मैंने किया इस -8 को, है ना, हमेशा ऐसे होगा कि उनका सम वापस से -8 आना चाहिए, क्योंकि -8x उसको मैं चेंज नहीं कर रहा, उसको बस मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। तो जो भी स्प्लिटिंग होगी हमारे पास जो सम की वैल्यू आनी है वो आनी चाहिए -8 के बराबर, है ना। जो भी चीज़ यहाँ लिखी थी वही आनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट होगा, अब जैसे 2 नंबर आ गए मेरे पास, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो a एंड c के बराबर होना चाहिए, है ना, a मल्टीप्लाइड बाई c के। तो प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे पास, वो होना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 12 के बराबर। ओके, प्रोडक्ट होना चाहिए 12 के बराबर। यहाँ से पहले तो आपको हमेशा ये करना आना चाहिए। अब देखो कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जाएगी। मैं स्टार्ट ही करता हूँ इसको फैक्टराइज करके। भैया प्रोडक्ट आता है 12, तो मुझे 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ज़रा लिखो यहाँ पे। 12 के फैक्टर्स होते हैं, 2 से जाता है बचता है मेरे पास 6, फिर 2 से आता है बचता है मेरे पास 3, फिर यहाँ पे 3 होता है 1। ये अब मैं इनका यूज़ कर करके कुछ नंबर्स की कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। जैसे या तो मैं इसको बोल दूँ भैया 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो सकता है, या 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो सकता है ना, या फिर 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो सकता है। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ इनके कॉम्बिनेशन बना के। एक बार मैंने इनको कंबाइन कर दिया, एक बार मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक बार मैंने तीनों को ही कंबाइन कर दिया, 1 को अलग से छोड़ दिया। यही कुछ हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इन तीनों के केस में हमारे पास 12 आ जाता है। ओके, सम उनका -8 होना चाहिए। जैसे अगर मैंने 2 और 6 को लिया, 2 + 6 कितना हो जाता है, ये 8 होता है, ये -8 तो नहीं होता। चलो 4 और 3 ले लेता अगर मैं, तो 4 + 3 दोनों का जो सम है वो -8 तो नहीं हो रहा। 12 और 1 ले लेता, दोनों का जो सम है वो भैया -8 तो नहीं हो रहा। तो कैसे किया जाए दोस्तों, यार यहाँ पे मैंने देखा कि जब मैं 6 और 2 को ऐड करता था तो मेरे पास क्या आ जाता था। देखो दोस्तों, मैं 6 + 2 करता हूँ तो मेरे पास प्लस का 8 आ जाता है। हमें क्या चाहिए था, माइनस का 8। गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यार। यहाँ पर अगर मैं -6 ले लेता, है ना, -6 और -2 ले देता, तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट सम जो आ रहा था वो -8 आ जाता। अरे वाह, सम सही आ गया। चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट। अगर मैं -6 मल्टीप्लाइड बाय -2 कर दूँ तो ये जो वैल्यू आती है ये आ जाती है +12। हमें चाहिए था कि हमारे पास जो दो टर्म है उन दोनों को जब मैं ऐड करूं, है ना, यहाँ पे देखो मैंने इनको ऐड किया हुआ है। जब भी मैं दोनों टर्म को ऐड करूंगा तो मेरे पास -8 आना चाहिए, भैया आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +12 आना चाहिए, भैया आ गया। यानी कि यही हमारी दो टर्म है, -6 एंड -2। तो देखो ये जो मेरे पास लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 2x² -8x +6। ये जो मिडिल टर्म है इसको मैंने स्प्लिट किया। मैं क्या लिखूंगा, 2x², है ना, -6x -2x +6। अब दोस्तों पहले -6 लिखा, फिर बाद में -2 लिखा। आप चाहो तो पहले -2 लिख दो, फिर -6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ओके, हमने स्प्लिटिंग कर दी है। यहाँ पे देखा आपने, मिडिल टर्म थी जो स्प्लिट हो गई 2 में। अब क्या करेंगे, अब हमको अगेन मैंने बताया था आपको, हम इसे फैक्टराइज करना चाहते हैं। 2 इस तरीके से कॉमन ब्रैकेट में चीज़ें होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन में होती है। चलो जी, यहाँ से अब मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालूंगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालूंगा, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, और कॉमन ऐसा निकलेगा कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ बचती है वो दोनों में सेम होनी चाहिए, और वो हो भी जाएगी। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यार, मैं 2x को कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ से 2x कॉमन निकालता हूँ तो देखो बचता क्या है मेरे पास, x -3।
बचा ऐसे 2x इंटू एक्स कितना हो जाता है 2x², 2x इंटू माइनस का 3 हो जाता है मेरे पास -6x। ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है दोस्तों, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से देखो क्या कॉमन निकाला जाएगा, यहाँ से मैं -2 कॉमन निकालूंगा। +2 भी कॉमन निकाल सकता था, उससे काम नहीं चलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैंने पहले +2 कॉमन निकाल दूँ। अगर +2 कॉमन निकालता तो क्या बचता है मेरे पास -x + 3 रह जाता है यहाँ पे। इससे काम नहीं बनेगा, देखो दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो गए, वो नहीं करना हमको। तो इसीलिए मैं यहाँ पर -2 कॉमन निकालता हूँ, तो बचता है मेरे पास x - 3। ध्यान से देखो, -2 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो -2x आ जाता है, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो +6 आ जाता है। सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरी एक टर्म लिखी हुई है, ये पूरी एक टर्म लिखी हुई है, इन दोनों में से मैं x - 3 को कॉमन निकाल दूंगा। तो अब मैं निकालने वाला हूं x - 3 को कॉमन। ये देखो, कुछ लिखा था, कुछ लिखा था बीच में, प्लस माइनस कुछ था, तो इनमें से एक चीज मैंने कॉमन निकाल दी। अब ये कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, दोनों के बीच में ये प्लस माइनस कुछ लगा हुआ था यहाँ पे, तो मैं यहाँ से x - 3 दोनों में से कॉमन निकाल दिया। तो इधर से बच जाता है 2x, इधर से बच जाता है -2, मेरे पास क्या आ जाता है 2x - 2। बस, अब मैंने फैक्टराइज कर दिया है। देखो यहाँ पर दोस्तों, मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास px जो हमारे पास दिया हुआ था, px इज इक्वल टू x - 3 2x - 2। ठीक, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू 0 करनी है दोस्तों, अगर मुझे 0 पता करना है, तो मैं क्या बोल देता हूँ यार, px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। px की वैल्यू 0 कब होगी भैया, या तो ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी 0 हो जाए, या फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ये वाली 0 हो जाए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इनमें से एक भी 0 हो गया तो हमारे पास px की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और मेरे पास क्योंकि यहाँ फैक्टराइज करके ऐसे दो ब्रैकेट आए हैं, तो दो चांसेस हैं मेरे पास कि 2 बार मैं 0 ला सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ से मेरे पास 2 फिर से केस बनेंगे ना, एक ऐसे कर दूंगा मैं, एक ऐसे कर दूंगा। मैं बोल दूंगा है ना, यहाँ पे आइदर x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाता है भैया, x इज इक्वल टू 3। हमारे पास एक रूट आ गया, x की वैल्यू 3 डालते ही हमारे पास ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 पे ये वाली टर्म 0 हो जाती है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो 0 ही आना है। तो ऐसे मेरे पास ये आ जाता है। या फिर दूसरा केस मेरे पास बनता है आइदर, और ये जो दूसरा वाला है मैं बोल दूंगा भैया 2x - 2 इज इक्वल टू 0। या तो 2x - 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से देखो दोस्तों, मुझे क्या पता चल जाता है, x की वैल्यू ऐसे केस में 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखते ही ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो 0 ही आना है। तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 3 एंड 1 आर रूट्स। पहले ही हमने हिट एंड ट्रायल से चेक किया था, हमारे पास एक रूट 1 आने वाला है। देखो दोस्तों, हमारे पास 1 एक रूट आ गया, लेकिन दूसरा कैसे निकालना है, ये इस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होती है। तो ये हमने देख लिया किस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जाती है। अब इसके धड़ाधड़ धुरंधर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों लिख लो इसको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यार, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से आनी चाहिए, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से आनी चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन लिख लेना, खाली ये लिख लेना आपको इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। ठीक है, 3x² + 5x - 2। अब दोस्तों अपन थोड़ा स्पीड में करेंगे। देखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इस तरीके से करना है कि दोनों को अगर मैं सम करूंगा, भैया जो चीज़ को स्प्लिट किया है 5 को स्प्लिट किया है, देखो +5 को या -5 को, +5 को स्प्लिट किया है, तो वापस जो दो टर्म आएंगे उनको फिर से मैं जब जोड़ दूंगा तो मेरे पास फिर से +5 आना चाहिए। तो यहाँ +5 इस तरीके से लिखना। अच्छा, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए उनका, प्रोडक्ट जो होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्या स्पेलिंग, प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो होता है भैया इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 3 × -2, यानी कि -6 हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। चलो जी, दिमाग लगाया जाए, 6 का फैक्टराइज करेंगे। पहले हम क्या क्या हो सकते हैं, 6 का मैं फैक्टराइजेशन कर दूंगा, 2 से जाता है बचता है 3, 3 से जाता है बचता है 1। यहाँ पर मेरे पास कुछ मुझे पेयर्स बनते हुए दिखाई दे गए, जैसे या तो मेरे पास ऐसे हो सकता है 2 और 3, एक पेयर ये बन गया, या फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है मेरे पास 6 और 1, ये हमारे पास एक पेयर आ रहा है। इस तरीके से चलो चेक कर लेते हैं दोस्तों। ओके, हमें भैया सम होना चाहिए 2 और 3 का 5। हाँ यार, 2 + 3 5 होता है।
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें, अगर मैंने मान लो स्प्लिटिंग करी है और 2 और 3 कोई टर्म नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो फिर -6 आना चाहिए। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 नहीं आ रहा, मैं तो +6 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये हमारे नहीं हो पाएंगे। चलो इन वालों को देखते हैं। 6 + 1 अगर मैं देखूं तो वो 5 नहीं होता, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 वो -6 नहीं होता, तो ये भी नहीं हो रहा है हमारे पास, है ना, ये भी हमारे पास नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं टर्म ले लेता हूँ 6 एंड -1। अब ज़रा चेक करो, दोनों टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो +5 आ रहा है, दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 इंटू -1 -6 आ जाता है। तो यही दो हमारी टर्म्स हैं, ये हमारे पास टर्म्स निकालना सीखना है, स्प्लिट करके जो है ना मिडिल टर्म आ गया जी। चलो अब यहाँ पे देखो 6 और -1 है, पहले 6 लिख सकते हो बाद में -1, या उल्टा भी कर सकते हो, जो आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ कर देता हूँ 6x लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे -1x। ठीक, और ये जो -2 था उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये जो 3x² था ऐसे कैसे लिखेंगे। देखो 6 हमारा +6 था तो यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है। ओके जी, अब क्या करना होता है हमको, ये दो हैं और ये दो हैं, इनमें से कुछ ऐसा कॉमन निकालें कि जो ब्रैकेट होगा उसमें सेम चीज़ बचनी चाहिए दोनों में। जैसे यहाँ पर अगर मैंने दोस्तों 3x को कॉमन निकाल डाला तो मेरे पास x + 2 इस तरीके से बचता है। ओके, यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकाल दूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं -1 कॉमन निकालूंगा। देखो -1 कॉमन निकाला तो x + 2 बचता है। मुद्दे की बात यह है कि जो ब्रैकेट है वो दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, सेम नहीं आए यानी कि आपने स्प्लिटिंग गलत करी हुई है, सही नहीं करी हुई है। और जैसे ही ये सेम आ गए तो जो सेम आया यार उसको कॉमन निकाल दो ना। अब ये पूरी एक टर्म है, अब ये पूरी एक टर्म है, दोनों में से कॉमन निकालो। x + 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास बचता क्या है, इधर से बच जाता है 3x, यहाँ से बचता है -1, यह आता है मेरे पास 3x - 1। ठीक, अब या तो भैया अगर px की वैल्यू 0 होनी है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो मेरे पास यहाँ से दो केस बन जाते हैं फिर से, है ना। आइदर x + 2 = 0 और 3x - 1 = 0। दो केसेस मेरे पास यहाँ से बनते हैं। यहाँ से मुझे मिल जाता है भैया x की वैल्यू -2 आने वाली है, यहाँ से मेरे पास पता चल जाता है x की वैल्यू 1/3 आने वाली है। तो मेरे पास जो दो रूट्स आने वाले हैं वो जाता है -2 एंड 1/3 आर द रूट्स। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपन रुकने वाले नहीं है, लिख लो इसको, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल y² + 7y + 10। दोस्तों आपकी बार x नहीं है, x की जगह हमारे पास y आ गया, कोई बात नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो y² + 7y + 10 अपना पॉलिनोमियल लिख दिया। मिडिल टर्म की होनी है स्प्लिटिंग, हाँ जी मिडिल टर्म की हम स्प्लिटिंग कर देंगे। एक मिनट, अभी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, बस घबराने की कोई बात ही नहीं है। कैसे करूं, हाँ अब होगी। चलो अब मुझे बताओ, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो वापस जोड़ने पे फिर वही मिलना चाहिए। तो जो दो टर्म आएंगी दोस्तों उसका सम जो आना चाहिए वो 7 ही आना चाहिए। यहाँ +7 है तो यहाँ पे हमारे पास +7 आना चाहिए। और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, देखो प्रोडक्ट होता है दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, वो होता है हमारे पास 1 × 10, यानी कि 10 उसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब दोस्तों इस बार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वीडियो को सॉल्व करो और मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के क्या क्या जीरोस आते हैं। दोस्तों इसके जीरोस है -5 एंड -2। आ जाओ सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोडक्ट 10 होना चाहिए ना, तो 10 को फैक्टराइज करोगे तो मेरे पास बचता है 2 से आता है 5, फिर 5 से आता है मेरे पास बचता है 1। तो मैं एक अगर ऐसे पेयर बनाने की सोचूं 2 एंड 5 का, अगर मैं 2 + 5 करता हूँ तो 7 आता है, अगर मैं 2 × 5 करता हूँ तो 10 आ जाता है। बहुत ही सिंपल हो गया यार, इस बार कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ा। यहाँ पे मैं कर दूंगा यार y² + 2y + 5y + 10 = 0। दोस्तों आप पहले 2 की जगह पहले 5 लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, आंसर सेम आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अब मुझे यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इधर से y कॉमन निकलता है तो बचता है y + 2, और इधर से आप देखोगे दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन निकल जाता है, यहाँ से 5 कॉमन निकलता है, बचता है हमारे पास y + 2। ज़रा सा चेक करेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में सेम चीज़ आई है, सेम चीज़ आई है तो उसको कॉमन निकाल देंगे। y + 2 को कॉमन निकाल देता हूँ तो बचता है मेरे पास y, और इधर से बचता है 5, तो ये बचता है y +
5। ठीक है, अगर मुझे इसको ज़ीरो करना था, अगर मुझे इसको ज़ीरो करना था तो यानी कि ये ज़ीरो होना चाहिए, इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, सब में ज़ीरो ही लगा दो ना, ख़त्म करो। अब भैया ये कब जीरो होगा, या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाए या फिर ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो यहाँ से मेरे पास फिर से दो केस बनते हैं कि भैया या तो y+2 की वैल्यू ज़ीरो आती है, इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 रहा होगा, या फिर हमारे पास y+5 की वैल्यू ज़ीरो आती है, यानी कि y इज इक्वल टू -5 रहा होगा। समझे? मुझे इस पॉलिनोमियल को, इसी पॉलिनोमियल को तो फैक्टराइज करके मैंने ये लिख दिया है ना, फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पे हमारे पास, फैक्टराइज होकर के ये आ गया। अगर या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, इसको जीरो करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू -2 आती है, इसको जीरो करता हूं तो y की वैल्यू -5 आती है। मेरे पास जो रूट्स आ जाते हैं, रूट्स वो आते हैं -2 एंड -5। बहुत ही बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था। और करेंगे और प्रैक्टिस, आज इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। तो लिख लो इस पूरे को, क्योंकि अगला क्वेश्चन है ये रहा, 6x² + 13x + 6। अब की बार मैं कुछ नहीं बता रहा, वीडियो को पॉज करो, डायरेक्ट मुझे पहले इसका आंसर बताओ, फिर अपन देखेंगे। और दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास देखो पॉलिनोमियल लिख देंगे पहले, जल्दी से जल्दी करेंगे हम। 6x² + 13x + 6, ये रहा भैया अपना पॉलिनोमियल। मिडिल टर्म की होनी है स्प्लिटिंग, किस तरीके से होगी कि भैया उन दोनों का सम मैं करूंगा वापस, तो यार जो स्प्लिट किया उतना ही आना चाहिए, 13। ठीक है भाई, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 6 × 6 विच इज इक्वल टू 36। ओके जी, 36 आना चाहिए प्रोडक्ट। कैसे होगी, कैसे किया जाए, देखो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं 36 को ही। एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं यार। ये जाएगा मेरे पास 2, ठीक है, 2 मल्टी फिर यहाँ पे मेरे पास बचता है कितना जाता है, ये जाता है 18 बचता है, फिर 2 बचता है, फिर मेरे पास 9 बचता है, फिर 3 बचता है, फिर मेरे पास 3 बचता है, फिर 3 बचता है, इस तरीके से 1। अब ये मैं यहाँ पे देखो कैसे कर सकता हूँ, इन दोनों की कुछ कॉम्बिनेशन बनाते चलते हैं अपन। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया 2 और 18, है ना, 2 को ले लिया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 एंड 18 हो गया। या फिर इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, तो मेरे पास कितना बचता है, 4 एंड 9 आ जाता है। या फिर मैं इन तीनों को ले दूं, है ना, ये कितना होता है, 4 × 3 12, है ना, या तो मैं 12 और 3 इस तरीके से ले सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ भी आ सकता है। 12 × 3 करते हैं तो भी 36 आता है, 4 × 9 करते हैं तो भी 36 आता है, 2 × 18 करते हैं तो भी 36 आ सकता है। एक और पेयर बनता है मेरे पास 36 एंड 1 का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ कि भैया अगर मैं 4 और 9 को सेलेक्ट कर लूँ तो प्रोडक्ट तो 36 है, सम 13 आ जाता है इन दोनों का। ये हमारा करेक्ट ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे आप देखो स्प्लिटिंग हो जाएगी, 6x² + 4x + 9x + 6। ठीक है जी, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है, देखो अब कॉमन निकालेंगे, 2x यहाँ से कॉमन निकलता है, ब्रैकेट में बचता है 3x + 2। ओके, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, नहीं 2 कॉमन नहीं आता, यहाँ से 3 कॉमन आ जाता है, तो मेरे पास बचता है 3x + 2। ध्यान से चेक करो, ब्रैकेट में जो बचा है सेम चीज़ बचनी चाहिए। ब्रैकेट में जैसे ही सेम चीज़ बची उसको कॉमन निकाल दो, 3x + 2 कॉमन निकाल दिया, बच जाता है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या रह जाएगा, इधर से बचता है 2x, इधर वाली से बचता है 3, तो जाता है मेरे पास 2x + 3। ओके जी, ये हो गई हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके फैक्टराइज कर दिया। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो मैं लिख दूंगा 3x + 2 = 0, या फिर हमारे पास, और या तो हमारे पास हो जाएगा 2x + 3, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू आती है -2/3, यहाँ से x की वैल्यू आती है -3/2। इस तरीके से हमारे पास दो ज़ीरोज़ या दो रूट्स हमारे पास आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, आगे सबको समझ में? चलो चेक भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको करना है ना, तो x की वैल्यू ये जो आई है हमारी, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख के देखना है x की जगह, और ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो लिख लो इसको एंड लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे हमारा काम क्या होता था यार, हमारे पास कुछ px हुआ करता था, ठीक है, हमें px की वैल्यू 0 करके चेक करना है इसके रूट्स क्या क्या हैं। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसको फैक्टराइज करने का एक तरीका था। जैसे इसी px को मैं क्या लिख देता था यार, px समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग
इज इक्वल टू 0। फिर मैं बोलता था यार या तो ये हमारे पास केस 1 हो जाएगा या फिर ये हमारे पास केस 2 हो जाएगा, दोनों से एक एक रूट निकल के आता था। तो मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की ज़रूरत पड़ती थी फैक्टराइजेशन के लिए, हर बार ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब की बार अगर मुझे ये दिया है, मुझे पहले फैक्टराइज करना है उसको, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग में लाना है। यहाँ पे मैं वो डायरेक्टली ला सकता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x, मैं डायरेक्ट इसमें से x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचता क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करना है मेरे को। सीधे हो गया ना फैक्टराइज। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जरूरत पड़ी क्या, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, है ना। यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट बना दो। यहाँ से मुझे पता चलता है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाता है, x इज इक्वल टू 3/2। देखो मेरे पास एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट ये आ गया, तो हर बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे भी कर तो सकते हो, फॉर हमारा वो तरीका गलत थोड़ी है। आप लिखो 2x² माइनस 3x प्लस 0। ओके, यहाँ से अब आप बोलोगे कि भैया इसको मुझे ऐसे स्प्लिट कर देना है, इसको मुझे ऐसे स्प्लिट कर देना है, करके ही मानूंगा मैं तो स्प्लिट, कि मेरे पास जो सम आएगा वो आएगा -3 और जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी कि 0। प्रोडक्ट इन्हीं दोनों को तो प्रोडक्ट करके लाता आता है, ठीक है जी। तो ऐसी कौन सी स्प्लिटिंग कर सकता हूँ भाई, अब तो कुछ भी कर लो यार, 0 आना है प्रोडक्ट, मैं इसको स्प्लिटिंग कर देता हूँ -3 एंड 0, यही कर देता हूँ, खत्म गेम। एक बार लिखो -3x, एक बार लिख दो 0, है ना, प्लस 0, और इधर 0 था ही सही, इधर 2x² था ही सही, ले दे करके वही चीज़ आ गई। यहाँ से x कॉमन निकाल दूंगा, बचता है मेरे पास 2x माइनस 3, वही तो आ गया, फिर यही तो पहुँच गए हम। तो ये एक स्टेप अपन बचा लेते हैं। तो हर बार अपने को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लो लिखा है x² माइनस 4, हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया। क्यों करूं मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मुझे करना है भैया फैक्टराइज, फैक्टराइज करना होता है। देखो यार यहाँ से मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता इसको, x प्लस 2 x माइनस 2, इसी को मैंने देखो दो फैक्टर्स में तोड़ दिया हमारा फॉर्मूला लगा करके, है ना, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो बस हो गया ना यार। जबरदस्ती स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों करनी है, हर बार उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। यहाँ से मुझे पता चलता है यार, यहाँ से मेरे पास दो केसेस बन सकते हैं, या तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी या x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से मुझे पता चलता है भैया x इज इक्वल टू -2 है, यहाँ से मुझे पता चलता है x इज इक्वल टू +2 है। तो ये दो हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। इस तरीके से अपन रूट्स निकाला करते हैं। अब दोस्तों आपको सारे रूट्स निकालने आ चुके हैं, ये जो भी हमने लिखवाया है इसको लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि आज की क्लास अपनी यहाँ ख़त्म हो रही है। लेकिन आपके लिए मैं होमवर्क लेके आया हूँ, 3 क्वेश्चन है जिनका आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके आपको इनके रूट्स पता करने हैं। अच्छे सवाल हैं, वीडियो को पॉज करना मतलब मत करना, लिख लेना इनको कॉपी में और फिर इस क्लास के बाद में इनको सॉल्व कर लेना। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स मुझे बताना ज़रूर, वेट करूँगा आपके कमेंट का, सब कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं, एंड मिलते हैं, बाय बाय।